सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 फिजिक्स के अंदर आपको 40 महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपके 40 टॉपिक है ना, आपके 20 नंबर क्लियर करा देंगे। कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये सारे के सारे जो भी प्रश्न आपके फिजिक्स के अंदर आते हैं इन 40 टॉपिक के अंदर से ही आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपके एग्जाम में जो 20 नंबर का फिजिक्स पूछा जाता है, ठीक है, साइंस के अंदर फिजिक्स आता है ना, तो जो फिजिक्स 20 नंबर का पूछा जाता है वो आपको इन 40 टॉपिक के अंदर से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को फिजिक्स में ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, अगर हम बेसिकली बताएं तो 7 चैप्टर हैं, बट आपको पढ़ने 5 ही हैं। ठीक है, अगर हम 10th फिजिक्स की बात करें तो इसमें आपके टोटल 7 चैप्टर हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तीसरा चैप्टर है विद्युत, और चौथा देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पांचवा है ऊर्जा स्रोत, और छठा है आपका हमारा पर्यावरण, और सातवां है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। अब देखिए ये सारे के सारे चैप्टर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए आपको ध्यान से समझना है, सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं भैया वो आपके हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये 4 चैप्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनके नंबर देखेंगे इन चैप्टर के, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यानी पहला दूसरा चैप्टर आपको मिल करके 13 अंक देते हैं। ठीक है, यानी इनसे आपके एग्जाम में 13 अंक का पेपर पूछा जाएगा इस वर्ष 2024 बोर्ड परीक्षा में। और इसी तरीके से तीसरा और चौथा चैप्टर मिलके आपको 12 अंक देगा। ठीक है, जो आपकी हमारा चैप्टर है विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इनको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करना। इन दोनों चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और ऊपर वाले दोनों चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं मैंने सारे लिए हैं, और उनको तैयार कर लो। इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए और भी चैप्टर हमारे हैं, जैसे ऊर्जा स्रोत, ये आपको नहीं पढ़ना है 2024 में। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये मान के चलो जो ऊपर वाले आपके ये 4 चैप्टर हैं 1 2 3 4, इन पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, और इनके अगर आप टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हो तो 20 में आपके कम से कम 18 से 19 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का बहुविकल्पी पूछा जाता है हमारा पर्यावरण से, तो वो आपको तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो। ठीक है, अब हम देखने वाले वो कौन से महत्वपूर्ण 40 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करके जाने हैं। तो देखिए सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। कब होगी? जब आप इन पूरे टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है ये पहले चैप्टर से ही लिया जाता है, प्रकाश का परावर्तन से। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश परावर्तन के नियम आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है जो कि प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसके नियम आ जाते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से पहला आपका ये प्रश्न बन जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, इसी में से लिया गया है कि प्रतिबिंब क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब का बनना क्या होता है, प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है वो बताइए, और समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो किस तरीके से बनता है उसको आपको फिगर के साथ में बताना है। ठीक है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगला देखिए तीसरा हमारा जो टॉपिक है इसको अच्छे समझना। कह रहा है कि गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं होती हैं ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे परिभाषाओं को तो वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल, ये सारे के सारे जो परिभाषाएं इनसे पूछी जाती हैं। ठीक है, सीधे आपसे कह देगा कि वक्रता केंद्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, मुख्य फोकस तल की परिभाषा दीजिए, मुख्य फोकस क्या होता है बताइए, मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। तो सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीसरा वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा चौथा टॉपिक हमारा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, यानी कि जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर होती है ना, आर, ठीक है, आर, इसके बीच में और दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है यव, इसके बीच में आपको संबंध बताना है। ठीक है, देखिए दर्पण के द्वारक जो भी आपका होता है वो मुख्य फोकस से लगाकर वक्रता त्रिज्या की दूरी होती है। यफ हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस से आपके दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी। तो इनके बीच में आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। ठीक है, बहुत आसान है, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या इसके संबंध होता है। ये संबंध हमारा ये होता है, जो मुख्य फोकस होता है, ठीक है, ये त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। समझ रहे हैं, यानी यफ इक्वल टू क्या होता है, R/2, ये आपका होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान से रखना है।
अब देखिए आगे हमारा 5वां टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अवतल दर्पण से संबंधित 6 केस पढ़ने होंगे। जिन लोगों को पता होगा वो पढ़ चुके होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि भैया आपके बोर्ड एग्जाम में जो 6 केस बनते हैं ना, इससे कभी कभी सीधा बोर्ड एग्जाम में आपसे कह दिया जाता है कोई एक केस बना करके उसके चित्र सहित वर्णन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 6 केसों का चित्र सहित आपको वर्णन और जो अवतल दर्पण के जो उपयोग होते हैं ना वो आपको बताने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे हमारा 6 नंबर टॉपिक है कि उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इसके देखिए 2 केस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके 2 केस होते ही हैं, तो आप लोगों को उत्तल दर्पण के 2 केस पढ़ने हैं और अवतल दर्पण के 6 केस पढ़ने हैं। ठीक है, इनको आपको चित्र सहित इनका वर्णन करना है। आगे आपको देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण के उपयोग पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवतल दर्पण के व उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाइए। आगे देखिए रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि रेखीय आवर्धन से संबंधित आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इससे पूछ लिए जाते हैं, तो भैया इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हो बताइए। इसके बाद देखिए हमारा 8वां टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित आपको 2 नियम पढ़ने होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक नियम आपका होता है स्नेल का नियम। ठीक है, और ये जो नियम होता है स्नेल का नियम, मैं आपको बता दूं ये अलग से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम लिखिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग जरूर पढ़ के जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे सारे की सारी इंपॉर्टेंट हैं। स्नेल का नियम हर बार लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए हमारा 9वां टॉपिक है अपवर्तनांक एवं प्रकाश से आप क्या समझते हो। ठीक है ना, यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है उससे आप क्या समझते हो। ठीक है, वायु, ठीक है, जल, मतलब इस तरीके से आपको कहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं पता अपवर्तनांक क्या होता है तो आप डिटेल में यूट्यूब पर इन टॉपिक को सर्च करके आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, जिनको नहीं पता कि इन टॉपिक को हम कहाँ से पढ़ें, तो भैया जितने भी आपके टॉपिक हैं ये बड़ी ही आसानी से आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, और जिसका अच्छा लगे आप उस वीडियो को देख करके उसके नोट्स बना करके तैयारी कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं आप मेरे द्वारा पढ़ो, इन टॉपिक को बस नोट कर लो और कहीं से भी इन टॉपिक को बस पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपने इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया तो यहीं से आपके सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 10वां टॉपिक हमारा है क्रांतिक कोण। कह रहा है कि क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का चित्र सहित वर्णन करना है। ठीक है, ये जो आप लोगों का क्रांतिक कोण है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे देखिए हमारा 11वां टॉपिक है जो कि अब क्वेश्चन आ चुके हैं आपके यहाँ से, जितने भी टॉपिक आपके होंगे वो आपके होंगे प्रकाश के परावर्तन के। ठीक है, सॉरी प्रकाश के अपवर्तन के। अभी आपने प्रकाश के परावर्तन वाले प्रश्न देखे यहाँ से 10 तक, अब 11 से लगाकर जितने भी प्रश्न आपके होंगे वो अपवर्तन के होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका है कि लेंस क्या है। इसमें आपको ये बताना है भाई कि लेंस क्या है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं वो आपको बताने हैं। आगे देखिए 12वां टॉपिक हमारा है कि उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा जिस तरीके से प्रतिबिंब बनता था ना, ठीक है, उसी तरीके से उत्तल लेंस द्वारा भी प्रतिबिंब बनता है। और उसमें कितने केस आपको पढ़ने हैं, तो भैया उत्तल लेंस में आपको 6 केस पढ़ने हैं। ठीक है, वहाँ आपको अवतल दर्पण में पढ़ने थे 6 केस। ठीक है, यहाँ पर आपको उत्तल लेंस में पढ़ने हैं 6 केस। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे हमारा जो टॉपिक है वो आप लोगों का है अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अवतल लेंस क्या है ये पढ़ना है, और इसके बाद देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अवतल लेंस द्वारा जो आप प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे उसमें आपको टोटल, ठीक है, 2 केस पढ़ने हैं। कितने केस? 2 केस। इसमें आपको केवल और केवल 2 केस पढ़ने हैं, उसमें आपको 6 केस पढ़ने हैं। यानी भैया आपको उत्तल लेंस में टोटल 6 केस पढ़ने हैं और इसमें आपको 2 केस पढ़ने हैं। आगे हमारा टॉपिक नंबर 14 है, ठीक है, कि लेंस के लिए यू वी तथा एफ में आपको संबंध बताना है। ठीक है, लेंस के लिए यू वी एफ में संबंध होता है और उसी तरीके से दर्पण में भी यू वी एफ में संबंध होता है। सिंपल सा अगर मैं बात करूं क्या संबंध होता है तो भैया आप लोग खुद जाकर के पढ़ लेना, वरना मैं आपको बता दूं। तो लेंस के लिए होता है 1/f = 1/v - 1/u,
और अगर हम बात करें दर्पण के लिए तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो दोनों का अलग अलग है, माइनस और प्लस का फर्क आता है बस। आगे देखिए 15वां टॉपिक हमारा है कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हो, और देखिए इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर हमारा 16 नंबर टॉपिक है कि लेंस की क्षमता, यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है वो आपको बताना है, ठीक है। और लेंस की जो क्षमता होती है ना, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। यहां से आपके पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स जब आप दृष्टि दोष पढ़ेंगे ना, दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है, तो उससे संबंधित लेंस की क्षमता से प्रश्न न्यूमेरिकल्स में बनता है, और इसकी कभी कभी डिफिनेशन पूछ ली जाती है, और इसका जो सूत्र होता है वो भी पूछ लिया जाता है कि लेंस की क्षमता बताइए और इसका सूत्र बताइए, ठीक है। आगे हमारा 17 नंबर टॉपिक है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि भैया मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, मानव नेत्र क्या होता है वो बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 18 नंबर टॉपिक है दृष्टि दोष, ठीक है। अब देखिए काफ़ी सारे लोगों को दृष्टि दोष के बारे में पता होगा और काफ़ी लोग इसको इंपॉर्टेंट समझते भी होंगे, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट और हर साल पूछा जाता है। दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक जरूर पूछा जाता है और 4 नंबर में आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा दृष्टि दोष क्या है, और किसी एक दृष्टि दोष के बारे में पूछ लिया जाएगा, या तो निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछा जाएगा या फिर दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा या फिर बड़े नंबर में आएगा तो ये पूरा टॉपिक पूछा जाएगा कि दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके दोष व निवारण लिखिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा अगला टॉपिक है 19 नंबर प्रिज्म से संबंधित, कि भैया प्रिज्म क्या है, कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक है ना, प्रिज्म क्या है, कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। मतलब इसका ये है, जो आपका जो प्रकाश होता है, ठीक है, जब ये किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो उससे संबंधित जो सूत्र का निगमन सूत्र एक बनता है, ठीक है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसका सूत्र कभी कभी सीधा एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी इस सूत्र का निगमन पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको जरूर पढ़ लेना। आगे देखिए हमारा 20 नंबर टॉपिक है टिंडल प्रभाव, तो इसको पढ़ लेना, संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाती है। 21 नंबर टॉपिक है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत तरीके से होता है, जैसे कि आप देख सकते हो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये भी 2 नंबर में या 4 नंबर में आता है, ठीक है, टिप्पणी इस पर भी पूछी जाती है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का दिखाई पड़ना, यानी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है किस तरीके का दिखाई पड़ता है, तो उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। और ये जितने भी टॉपिक आपके हैं, जैसे कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का दिखाई पड़ना, और सूर्य तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचे दिखाई पड़ते हैं, और रात्र में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये 4 टॉपिक जो बनते हैं ना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन से बनते हैं, ठीक है। तो इन चारों को अच्छे से तैयार कर लेना। इन पे आपसे बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी पूछी जाती है और 1-1 नंबर में या 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को तैयार करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। कोई इसमें आप लोगों को कुछ भी लिख सकते हो, नंबर तो जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो इनको आप बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़कर मत जाना और एक बार जरूर पढ़ लेना इनके बारे में, ठीक है। अब देखिए आगे के जो हमारे टॉपिक हैं वो आपके आ जाते हैं विद्युत चैप्टर से। आगे जितने आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे विद्युत से होंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के होंगे, ठीक है। हमने आपके लिए यहाँ पर हमारा पर्यावरण से कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं और उन एमसीक्यू का हम रिवीजन आपको डेली बेसिस वाली होने वाली एमसीक्यू क्लास में ही करा देंगे, ठीक है। तो बचे 4 चैप्टर जो शुरुआत के हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हैं, ठीक है, तो उनको आपको तैयार कर लेना। ये जितने टॉपिक हैं 22 नंबर टॉपिक है विद्युत विभव व विभवांतर की परिभाषा का सूत्र लिखिए, ठीक है। यानी विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इनकी परिभाषा दीजिए और इसका जो सूत्र होता है वो भी लिखिए, ठीक है। मैंने इसलिए इस टॉपिक को लिया क्योंकि आपके एग्जाम में इनकी पूछी जाती है न्यूमेरिकल, ठीक है, इनसे एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। और अगर आप लोगों को इनकी परिभाषा समझ ली ना तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। और अगर आपने सीधा इसका सूत्र रट लिया और बिना परिभाषा पढ़े तो फिर न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हमारा 23 नंबर जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक हमारा कि वैद्युत धारा से आप क्या समझते हो, एम्पियर तथा कूलाम में आपको संबंध बताना है, ठीक है। यानी भैया जो आप लोगों की वैद्युत धारा होती है आई, ठीक है, काफ़ी लोगों को वैद्युत धारा ही नहीं पता होती है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ना वैद्युत धारा क्या होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा पढ़ना।
और वैद्युत धारा जो आई होती है, ठीक है, और कूलाम में संबंध जो होता है, कूलाम का मतलब होता है भैया सी, ठीक है, तो कूलाम के बीच में आपको संबंध पढ़ने को मिलेगा, आप लोग पढ़ना जरूर, ठीक है। I इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ना। वैद्युत धारा से आप क्या समझते हो, एम्पियर तथा कूलाम में संबंध। अब देखिए इस तरीके से 24 नंबर पर आपका जो टॉपिक आता है ओम का नियम, तो भैया ये क्वेश्चन तो रिकॉर्ड तोड़ पूछा गया है बहुत बार कि ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है, ओम के नियम का सत्यापन। जो ये सत्यापन वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि ओम के नियम का आपको क्या करना है, निगमन करना है, ठीक है। सत्यापन का मतलब होता है ओम के नियम का निगमन करना है। और ये जो ओम के नियम का सत्यापन और ओम का नियम बताइए, ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी तो 7 नंबर में भी आता है, क्योंकि इसका आप लोगों को एग्जाम में चित्र भी बनाना पड़ता है, ठीक है, इसका चित्र भी बनाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओम का नियम वाला, क्योंकि इसका सत्यापन पूछा जाता है ना लॉन्ग में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हमारा 25 नंबर टॉपिक है कि वैद्युत प्रतिरोध के, यानी जो वैद्युत प्रतिरोध होता है इसकी परिभाषा यानी इसकी डेफिनीशन आपको लिखनी है और इसका जो सूत्र होता है यानी इसका जो फार्मूला होता है उसका आपको निगमन करना है, ठीक है। यानी वैद्युत प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है उसका निगमन, इतना तो नहीं पूछा जाता, बट वैद्युत प्रतिरोध से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि आपको न्यूमेरिकल के साथ में जो उसकी डेफिनीशन है वो जरूर तैयार करनी है, क्योंकि जब आप इसकी परिभाषा तैयार करोगे और न्यूमेरिकल जब करोगे ना, तो आपको जब परिभाषा समझ में आएगी ना तो आप न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक कर लोगे, ठीक है। और अगर आपने परिभाषा नहीं समझी तो फिर न्यूमेरिकल करने में आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो इसलिए बता रहा हूँ इसकी परिभाषा तैयार करना, और फिर आप जितने भी इसके न्यूमेरिकल करोगे सारे समझ में आएंगे और फिर न्यूमेरिकल को आप कर भी लोगे इजिली, ठीक है। आगे देखिए आपका टॉपिक नंबर 26 है कि प्रतिरोधों के संयोजन में जो आपका श्रेणी क्रम समायोजन होता है और आपका समांतर क्रम समायोजन, ठीक है, ये समांतर नहीं होता, समांतर होता है। तो श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन का निगमन पूछा जाता है, ठीक है, यानी इसका डेरिवेशन तो सबसे पहले आता है और न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और ये देखिए ध्यान से समझना, प्रतिरोधों के संयोजन से लगभग हर साल मैंने देखा है एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है, किसी ना किसी सेट में, नहीं बोल रहा हूँ, हर एक सेट में एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होता है करना। अगर आपने इस क्वेश्चन की यानी इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं प्रतिरोधों के संयोजन के, उनको प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपके सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी होता है इनके न्यूमेरिकल को करना, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आगे हमारा 27 नंबर टॉपिक है कि वैद्युत ऊर्जा का सचित्र वर्णन, ठीक है। जो वैद्युत ऊर्जा होती है इसका सचित्र वर्णन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक फार्मूला नहीं पढ़ना है, इसके कम से कम आपको 4 फार्मूले बनते हैं। तो आपको वैद्युत जो ऊर्जा होती है ना, वैद्युत ऊर्जा, इसका आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन पढ़ना है, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा पी की बात कर रहा हूँ। आगे देखिए 28 नंबर है कि वैद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव, है ना, और तथा चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, ठीक है। और इससे देखिए ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया आपका, ये टॉपिक हो गया आपका, ये टॉपिक हो गया, जितने भी टॉपिक आपके हैं इनसे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। परिभाषा तो इतनी नहीं पूछी जाती है, बट मैंने परिभाषा इसलिए बताया क्योंकि आप जब परिभाषा समझ लोगे ना तो न्यूमेरिकल करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे देखिए 29 नंबर है कि वैद्युत शक्ति का सचित्र वर्णन। अब देखिए वैद्युत जो शक्ति होती है, वैद्युत शक्ति P, ठीक है, और हमारी वैद्युत ऊर्जा जो होती है ये होती है W, वैद्युत ऊर्जा होती है W और वैद्युत शक्ति होती है P। तो इनका आपको सचित्र इसलिए वर्णन करना है, सचित्र वर्णन, क्योंकि वैद्युत शक्ति के आप जब सूत्र देखोगे तो कम से कम 4 सूत्र इसके बनते हैं, वो भी एक से संबंधित होंगे, यानी पहला निकाल दिया फिर उसी से दूसरा निकलेगा, उसी से तीसरा निकलेगा और उसी से चौथा भी निकलेगा। इसलिए क्या कह रहा हूँ कि वैद्युत शक्ति का जब आप सचित्र वर्णन पढ़ लोगे और आपको वैद्युत ऊर्जा का सचित्र वर्णन पढ़ लोगे ना, तो आपके सारे जो डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे और वो न्यूमेरिकल में फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से तैयार करना, थोड़ी थोड़ी अधूरी चीज़ें मत तैयार करना, फिर आपको दिक्कत होगी न्यूमेरिकल्स में। आगे देखिए आपका जो टॉपिक नंबर 31 है, ठीक है, फिजिक्स का 31 टॉपिक है और ये है विद्युत धारा, वैद्युत चैप्टर से ही है कि वैद्युत ऊर्जा की जो माप होती है ना उसमें किलोवाट घंटा में संबंध होता है, आपको वो बताना है। वैद्युत ऊर्जा की माप बतानी है और किलोवाट घंटा में, ठीक है ना, संबंध आपको बताना है, किलोवाट घंटा में संबंध, ठीक है। तो आपको किलोवाट घंटा में संबंध बताना है। आगे 32 नंबर टॉपिक हमारा है जो कि वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से लिया गया है और यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के ही हैं,
ठीक है। तो 32 नंबर टॉपिक है कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम है। ठीक है, तो पहला नियम आप लोगों का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, पहला नियम दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक है, जो आप लोगों का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, और साथ में दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं को ज्ञात करने के 2 नियम होते हैं, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इन दोनों ही नियम से आप वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला है, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये जरूर आता है। आगे देखिए 33 नंबर टॉपिक है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, उसमें कोई धारावाही चालक इस तरीके से रखा होता है। ठीक है, कोई इस तरीके से एक धारावाही चालक रखा होता है, तो धारावाही चालक पर लगने वाले जो बल का जो सूत्र होता है उसका निगमन आपको करना है, और इसका डायग्राम भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसको आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। सारे टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो 20 नंबर आपके जो होते हैं ना, 20 नंबर, अब देखिए 20 नंबर की जो फिजिक्स आती है ना, वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से अगर आपको क्लियर करनी है, तो जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए उन टॉपिक को आपको वीडियो देखनी है यूट्यूब पर। ठीक है, और सभी टॉपिक की जो वीडियो आपको यूट्यूब पर ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना। 34 नंबर है विद्युत मोटर के सचित्र वर्णन, यानी जो वैद्युत मोटर होता है इसका सचित्र वर्णन, और इसको तो बताना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हर साल रिपीट होने वाला टॉपिक है। जैसे कि वैद्युत मोटर हो गया है ना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया, ये सारे टॉपिक 7 नंबर में हर साल रिपीट होते हैं। मतलब हर एक सेट में पूछ जाते हैं, चाहे आप कोई सेट उठाकर देख लो, या तो वैद्युत मोटर दिया होगा, या तो वैद्युत प्रेरण होगा, या तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होगा। ये सारे टॉपिक एक ना एक सेट में पूछे जाते हैं। तो वैद्युत मोटर का सचित्र वर्णन आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम व फैराडे के प्रयोगों का सचित्र वर्णन पढ़ लेना। ठीक है, और सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पर इजीली मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो का सचित्र वर्णन, इसको पढ़ लेना। दिष्ट धारा जनित्र अथवा डायनमो का सचित्र वर्णन। ठीक है, ये देखिए ये टॉपिक हो गया आपका, ये टॉपिक हो गया आपका, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक और ये ऊपर वाला टॉपिक, ये सारे के लॉन्ग में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर इनसे कोई एक छोटे नंबर में क्वेश्चन आएगा तो छोटा सा थोड़ी से कोई बीच का भाग पूछ लिया जाएगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूरा आएगा ना तो ये 7 नंबर में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए आखिरी हमारा टॉपिक है दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धाराएं क्या हैं। ठीक है, दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है, यानी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच में सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि दिष्ट धारा क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। जब आप ये बता दोगे, इसके बीच में आपको फिर दोनों में आपको अंतर लिखना है। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप ये जितने भी टॉपिक हमने आपको बताए, ठीक है, हालांकि मैंने आपको बताए थे 40 टॉपिक, कि आपको 40 तैयार करनी है, बट मैंने आपको यहाँ पर 2 कम कर दिए और आपको बताए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, अच्छे से इनकी तैयारी कर लो और इनके नोट्स बना लो। ठीक है, फिजिक्स में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये मेरा वादा है कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से ही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम आपसे मिलेंगे इसी तरीके की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।